सबसे पहले आप सबको हैप्पी रथ यात्रा एंड सेकेंडली वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो पिछले कई सालों से जब से मैंने लिफ्टिंग चालू किया तब से लेकर अभी तक मैंने कभी फास्टिंग नहीं किया है। ना ही कोई तरह का नॉर्मल फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई तरह का इंटरमीडिएट फास्टिंग या कोई भी तरह का फास्टिंग करूँगा तो मेरे को मसल लॉस होगा, या आसान भाषा में बोलूँ तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं एक दिन ना खाऊं तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा या मैं पतला हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे दैट पहले पहले साल में जब आप लिफ्टिंग चालू करते हो तो आपको ऐसा लगेगा। फिर जैसे जैसे आप बिट मैच्योर होने लगोगे, जैसे जैसे आप डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस बनाओगे, वैसे वैसे आपको लगने लगेगा कि नहीं, अगर मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट प्लान और मेरा रिकवरी और कार्डियो, ये 4 चीज़, कार्डियो, अगर ये चारों चीज़ें ऑन पॉइंट है देन कोई भी टाइप का मसल लॉस मुझे एक दिन के खाने से या एक दो दिन के नहीं खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड मैं आज क्यों फास्टिंग कर रहा हूँ, बिकॉज पहले भी जब मैं बाकी चीज़ों के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करता था, इस चीज़ के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट भी किया था। मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था, रथ यात्रा के टाइम फास्टिंग करूँगा, बिकॉज मेरे को बहुत मन था करने का, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा टाइप कोई फास्टिंग नहीं किया है। बट उस साल भी मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया ये बोल के कि उम्र नहीं है करने का, उम्र नहीं है अभी करने का। बट ये साल मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वेकेशंस पे भी हूँ, मेरा डाइट, रिकवरी, कार्डियो और वर्कआउट प्लान सब ऑन पॉइंट है। तो मैं जनरली सुबह कार्डियो करके आने के बाद पहले एक मील लेता हूँ, जो कि जनरली होता है वे प्रोटीन और सम काइंड ऑफ सत्तू पाउडर। मैं सत्तू पाउडर क्यों लेता हूँ, बिकॉज वो फैट में बहुत कम रहता है, लाइक फैट उसमें ना के बराबर रहता है और कार्ब्स बहुत ज़्यादा रहता है, और प्रोटीन भी माइल्ड रहता है, मतलब उसमें कार्ब्स ज़्यादा हाई रहता है, प्रोटीन सेकेंड पोजीशन पे होता है, थर्ड में फैट्स रहता है। फैट्स तो उसमें ना के बराबर होता है। तो इसीलिए मैं हर वक्त जब भी मैं प्रोटीन लेता हूँ, वीगन प्रोटीन लेता हूँ या पी प्रोटीन लेता हूँ, मैं उसको सत्तू पाउडर के साथ कंबाइन करता हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें कार्ब ज़्यादा रहता है और प्रोटीन भी ठीक ठाक अमाउंट में रहता है। तो ये मेरे ओवरऑल शेक को थोड़ा प्रोटीन डेंस और कार्ब डेंस बनाता है, और फैट तो वैसे भी उसमें नहीं रहता है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं ये बोल रहा था कि वॉक करके आने के बाद मैं जो मील लेता हूँ, जो वॉक करके आने के बाद, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक वॉक करता हूँ, तो वॉक करके आने के बाद जो मैं मील लेता हूँ वो जनरली एक शेक होता है। बट क्योंकि मैं अभी एक फास्टिंग पे हूँ आज पूरा दिन, तो मैंने सिर्फ कैफीन लिया है। मैंने 200 mg, मतलब 200 mg, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक कॉफ़ी, मैं रॉ कैफीन की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने 200 mg अभी लिया है, होपफुली 200 mg और लूँगा 11-12 बजे के आसपास। 250, मैक्स टू मैक्स 250 रहता है। अगर ज़्यादा लूँगा तो मेरे को जिटरिंग होने लगता है, टिंगलिंग होने लगता है, स्पेशली आई डोंट नो व्हाई ये मेरे साथ होता है। बट अगर मैं कैफीन ज़्यादा लेता हूँ तो मेरे को नर्वसनेस आ जाता है, बहुत हद तक नर्वसनेस आता है। एज यू कैन सी मैं अभी थोड़ा सा कैफीन लिया हूँ और 2 कप कॉफ़ी लिया हूँ सिर्फ। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो देख सकते हैं मेरे में थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज मैं कैफीन अगर हाई डोज ले लेता हूँ तो फील ए काइंड ऑफ मेरे को जिटरिंग और बहुत हद तक नर्वसनेस ही ज़्यादा लगता है। क्योंकि आज फास्टिंग है तो मुझे फोर्सफुली ज़्यादा कैफीन लेना पड़ेगा, बिकॉज कैफीन, एज आप सब जानते हैं, कि कैफीन इज़ ए एपेटाइट सप्रेसर। और जो नहीं जानता है उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है, थोड़ा सा टिप ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी टाइप का फास्टिंग या कोई भी तरह का फास्टिंग कर रहे हैं या फैट लॉस जर्नी पे हैं, यूजिंग कैफीन कैन बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज कैफीन आप एक तरह का एक एपेटाइट सप्रेसर होता है, या आसान भाषा में वो आपके हंगर लेवल्स को बहुत हद तक कम करता है। लाइक भूख आपको ना के बराबर लगता है। जैसे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है और मैंने कैफीन ही ज़्यादा लिया है, तो मेरे को नर्वसनेस तो लग रहा है, वो एक डाउन साइड है उसका, बट मेरे को अभी तक कुछ भूख नहीं लग रहा है। आई एम जस्ट सस्टेनिंग ऑन वाटर एंड ब्लैक कॉफ़ी एंड कैफीन। सो मैं एक जनरल टिप अप्लाई करता हूँ, इट इज़ नॉट ए टिप, यू कैन कॉल इट ब्रो साइंस, बट ये एक जनरल टिप है मेरे लिए। सो ये जनरल टिप मैं अप्लाई करता हूँ जब भी मैं कैफीन लेता हूँ। मैं आपको जिम में कार्डियो करते वक्त बताऊँगा। सो 4 ऐसे वेरिएबल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब बात आती है मसल बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी और फैट लॉस और उसके बाकी जितने रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सब के ऊपर। बट ये चारों वेरिएबल से ऊपर भी एक वेरिएबल होता है जो बहुत ज़्यादा हद तक नेग्लेक्टेड है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है जेनेटिक्स। बहुत लोग जेनेटिक्स को ना नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इवन विदाउट ए गुड जेनेटिक्स दे कैन बिल्ड ए बहुत अच्छा फिजिक। बट
या इट इज़ ट्रू कि अगर आपके पास एक बुरा जेनेटिक्स है तब भी आप एक अच्छा फिजिक बिल्ड कर सकते हो, बट अगर आप वो सब चीज़ें जैसे कि आपका डाइट और वर्कआउट प्लान, ये सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई करोगे, देन इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू ब्रो. Trust me when I say this, you will be in a great advantage if you focus on modifying your diet and workout plan according to your specific genetics and type, body type. This crow is distracting me, bro. चलो एक ऐसा सिनारियो लेता हूँ, मैं दो लोगों को लिया, उनको सेम अमाउंट ऑफ डाइट, सेम अमाउंट ऑफ वर्कआउट प्लान दिया, बट रिजल्ट आप सब जानते हो कि रिजल्ट बहुत हद तक अलग आएगा. जैसे भी कुछ कुछ स्टडीज हुए हैं जहाँ पर दो इंडिविजुअल को लिया गया, सेम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, सेम अमाउंट ऑफ डाइट, ये सब दिया गया, फिर भी वो लोग बहुत हद तक समटाइम्स, ये टर्म्स बहुत कम बार होता है, रिजल्ट सिमिलर आए, ये बहुत कम बार होता है. ऑन दी अदर हैंड ये भी सच है कि ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो 3 महीने 4 महीने से जिम जा रहे हैं, उनका रिजल्ट्स आप से ज़्यादा आता है. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनका बेसलाइन मसल मास यूजुअल लोगों से बहुत ज़्यादा हाई होता है. और जो बेसलाइन मसल मास है ना, और जो बेसलाइन मसल मास है इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल वेरी करता है, और बिना कभी ट्रेनिंग किए भी बेसलाइन मसल मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. का डाइट चार्ट बनाना और दूसरों का डाइट चार्ट या वर्कआउट प्लान के साथ भी ये सेम ही अप्लाई करता है. वर्कआउट प्लान पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जब बात आती है मसल बिल्डिंग, फैट लॉस और हाइपरट्रोफी और बाकी सारे अदर रिलेटेड टॉपिक्स की, वो है एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. कोई भी तरह का एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक टाइप का स्टिमुलस क्रिएट करता है आपके बॉडी में, जो स्टिमुलस क्रिएट करता है आपके बॉडी में, जो बाद में जाकर एक डिसरप्शन क्रिएट करता है, जो बाद में एक डिसरप्शन क्रिएट करता है जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं. सो आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है. लेट मी क्लियरिफाई इट. होम्योस्टेसिस मतलब ये आपके बॉडी के एक तरह का कहने का तरीका है कि लेट मी फिक्स थिंग्स सो एवरीथिंग कैन गो ऑल राइट. और इसके रिस्पॉन्स में आपका बॉडी आपके मसल मास या मसल डेंसिटी को बढ़ाता है सो दैट एवरीथिंग कैन गो ऑल राइट. सो चलो आप समझ गए कि एक्सरसाइज क्या होता है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है. सो जो दूसरा ऐसा वेरिएबल है जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर और हाउ क्लोज टू फेलियर यू आर ट्रेनिंग. मतलब अगर आप एक बिगनर हो तो ट्रेनिंग क्लोजर टू फेलियर विल बी बेनिफिशियल, बट आई विल से ट्रेन 1 to 2 reps साइड टू फेलियर. बट अगर आप एक बिगनर नहीं हो, देन ट्रेनिंग क्लोजर टू फेलियर और बियॉन्ड फेलियर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और जो थर्ड है वो है वॉल्यूम. ऐसा नहीं है कि आप हाई वॉल्यूम से ही मसल मास बिल्ड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो बिल्ड मसल मास विथ लो वॉल्यूम. बट मेरा ऐसा मानना है कि यू शुड ट्रेन एज मच वॉल्यूम एज यू कैन टॉलरेट. द लास्ट वन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला फैक्टर है, मैं ये थर्ड है ना, फोर्थ पॉइंट है, या फोर्थ ये फोर्थ पॉइंट है. ये जो लास्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मैं ये जिम में बताऊंगा बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग स्लाइटली हंग्री बिकॉज मैं फास्टेड हूँ. सो मैं जाके अभी कॉफ़ी पीऊँगा बिकॉज एज आई एम फास्टिंग मैं कुछ खा नहीं सकता एंड आई एम फीलिंग हंग्री. सो मैं जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला फैक्टर है कैफीन के लिए, मैं क्या जनरल टिप यूज़ करता हूँ और मैंने क्यों और कैसे चेंजेस बनाए हैं अपने वर्कआउट स्प्लिट्स के ऊपर, ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मैं जिम में कवर करूँगा. यहाँ का वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है. आज का पूरा दिन मैं कॉफ़ी, कैफीन एंड वाटर, इसी पे जिंदा होगा अभी तक. एंड जैसे ये 5 मिनट का वॉक खत्म होगा, आई विल हिट जस्ट एंड बैक. सो फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई स्टार्टेड हिटिंग दिस क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना था अपने पूरे वर्कआउट स्प्लिट में. एंड द रीज़न वाई आई चूज दिस वन लाइक चेस्ट एंड बैक, उसके बाद शोल्डर एंड आर्म्स इज, मैं बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक मैं लाइक चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक एंड आर्म्स करते आ रहा था एंड मेरा बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया था बहुत हद तक. सो आई हैड टू चेंज दिस एंड दैट्स व्हाई मैंने पूरा स्प्लिट चेंज कर दिया. अभी मेरा डाइट ऑन पॉइंट है, मेरा सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट है, मेरा वर्कआउट ऑन पॉइंट है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम सीइंग सम विजिबल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ माय फिजिक. वेट के बारे में तो नहीं बोलूँगा. वेट मैंने जब से मैं भुवनेश्वर से आया हूँ तब से अपना वेट चेक नहीं किया. होपफुली मैं संडे को वेट चेक करूँगा, उससे पहले तो मैंने चेक ही नहीं किया था वेट. एंड आज मालूम नहीं क्यों बहुत ही अलर्ट फील हो रहा है कैफीन की वजह से. मैं एक जनरल टिप अप्लाई करता हूँ, टिप नहीं, यू कैन कॉल इट प्रो साइंस, बट मैं ऐसा यूज़ करता हूँ इस चीज़ को. मेरा बॉडी वेट जितना है इंटू 6 या 3 कर लूँगा और जो आंसर आएगा वो होता है मिनिमम डोसेस कैफीन का. बट अगर आप 6 के साथ इंटू करोगे तो जो आएगा दैट इज हायर एंड ऑफ दैट डोसेस. सो या अगर मैं वो कैलकुलेशन देखूँ इंटू 3 करता हूँ तो उसका आता है 250 या 300 आता है, 350 आता है, 250 से लेकर 300 के बीच में आता है. इतना mg ऑफ कैफीन मैं हर दिन कंज्यूम करता हूँ इवन इन द रेस्ट डेज.
बट आज जैसे कि मैं फास्टेड हूँ कंप्लीट, 400 mg से ऊपर ही है कैफीन मेरे बॉडी में आज। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यस, टेकिंग कैफीन while you are fasted helps a lot bro, helps a lot, like it reduces your hunger levels। मेरे को सुबह से लेकर अभी तक, सुबह 7 बजे 8 बजे जब मैं वॉक करने गया था उस समय मैंने कैफीन बिल्कुल नहीं लिया था, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा माइल्डली मतलब हंगर आ रहा था, हंगर क्रेविंग्स आ रहा था, बट नाउ आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग ब्रो। चलो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो जनरल चेस्ट मैं वेट पहले वेट लगा, फिर वेट लगा लेता हूँ, उसके बाद बोलूँगा वरना फोकस डाइवर्ट हो जाता है। सो चेस्ट के लिए मैं सिर्फ एक इंक्लाइन प्रेस करूँगा, एक बेंच प्रेस होगा और एक सम काइंड ऑफ डिक्लाइन प्रेस। डिक्लाइन प्रेस मैंने अब कुछ दिनों से मैंने स्टार्ट किया डिक्लाइन प्रेस, जस्ट बिकॉज मेरा लोअर पैक्स, आई फील दैट मेरा लोअर पैक्स थोड़ा सा कमज़ोर है इन कंपेरिजन टू माई अपर चेस्ट। सो मेरे चेस्ट को होल ट्रेन करने के लिए मैंने लास्ट में डिक्लाइन प्रेस अभी करना स्टार्ट किया। यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मतलब अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में और कुछ मेरे को बताना है। एंड एज आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एंड कैमरा के पास से ही जाना है सबको। ओके स्टार्ट। फेलियर मैन, आज सच्ची में बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, ये चीज़ मैंने कभी पहले फील नहीं किया था। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है। तो इंक्लाइन प्रेस के मैं 3 सेट करता हूँ, डंबल प्रेस का 2 सेट, डिक्लाइन का भी 2 सेट, उसके बाद फ्लैश करेंगे। बैक का 2 मूवमेंट रहता है, सम काइंड ऑफ पुल ओवर, सम काइंड ऑफ रोइंग, दैट्स इट। 15 मिनट का कार्डियो, देन डन। ऑल टाइम PR, 9 reps इन ए फास्टेड स्टेट। क्या लीन दिख रहा है भाई आज, पूरा लीन दिख रहा है आज, जस्ट बिकॉज ऑफ फास्टिंग पूरा का पूरा फिजिक लीन दिख रहा है। कम ऑन, 8 रैप करे दोनों सेट में। सो या वी आर डन विद चेस्ट, बैक टू पवेलियन। ये जो फीलिंग है ना, मेरा लाइफ का सबसे मेमोरेबल फीलिंग होगा, द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एक फास्टेड स्टेट में मारना, बिना आर्म्स मारे भी पंप हो जाता है। डैम। सो जो मसल बिल्डिंग का लास्ट वेरिएबल है जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने 3 वेरिएबल्स कवर कर लिए हैं, प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर, वॉल्यूम और एक्सरसाइज या किसी तरह का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये तीनों टॉपिक मैंने कवर कर लिया, तो लास्ट जो बच रहा है वेरिएबल वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो है मेकिंग योर ट्रेनिंग चैलेंजिंग ओवर टाइम। मैं पहले क्या करता था अपने ट्रेनिंग को, जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बात आता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ वेट्स, वॉल्यूम, वेट इन द सेंस क्या बोलूँ, लोड और रेप्स बढ़ाता था। और ये 2 चीज़ बढ़ाते बढ़ाते ना कब मेरा रेस्ट पीरियड बढ़ गया और इंजरीज का चांसेस बढ़ गया, और ऊपर से ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं फॉर्म पे लैक करने लगा। मेरा फॉर्म पूरा बिगड़ गया क्योंकि मैं वेट ज़्यादा बढ़ा रहा था, वेट के नाम पे आई वॉज जस्ट स्विंगिंग, मैं सिर्फ हिल डुल रहा था। बट जैसे ही मैंने ये चीज़ों को साइड में रख के अपने फॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा, मैं विथ टाइम क्या हुआ, मेरा रेप्स, लोड्स अपने आप बढ़ने लगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हैवी वेट बुरे हैं, बट यू शुड फोकस मच ऑन योर फॉर्म, बिकॉज इन फर्स्ट प्लेस का फॉर्म ही आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा। बिकॉज अगर आप फॉर्म में लैक कर रहे हो, देन कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मी व्हेन आई से दिस, फॉर्म बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। या इफ़ यू फोकस मच ऑन योर फॉर्म इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप उतना टाइम दे पा रहे हो तो विथ टाइम आपका लोड्स, रेप्स धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा। तो व्हाट वुड आई से इज फोकस ऑन फॉर्म। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बड़े मसल ग्रुप्स जैसे बैक हो गया कोई भी, लेग्स, कुछ भी, फोकस ऑन फॉर्म। इसलिए इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक, नेगेटिव्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। देन स्लोली विथ टाइम अगर आप ये चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहोगे
देन धीरे 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 आप ये चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस बनाने लगोगे। जैसे ही प्रोग्रेस बनने लगेगा, आपका जो यूजुअल वेट था वो वापस आ जाएगा और आप अपने यूजुअल वेट जितना भी 50 केजी 55 केजी ट्राइसेप पुश डाउन कुछ भी रोप में मार रहे थे उसके पास आप पहुंच जाओगे, जस्ट बिकॉज आप फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो। These are the four variables, four most essential variables when it comes to muscle building, loss and related topics जैसे कि hypertrophy और सारे। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दिस वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। That's it for today's video guys. Meet you guys tomorrow.